हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के गुप्ता आपको साइंस के टॉप 100 प्रश्न करवा रहा हूं जो आपको हर एग्जाम में बेहतरीन परिणाम देंगे। हमारे चैनल सिलेक्शन सेतु को सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुनेंगे। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका प्रकाश वर्ष, दूसरा ऑप्शन है आपका डेसिबल, तीसरा ऑप्शन है आपका एम्पियर और चौथा ऑप्शन है आपका कैलोरी। आप सभी जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए, इसका जो सही जवाब है वो है डेसिबल। डेसिबल क्या है भैया? ध्वनि की मापने की एक इकाई। तो इसका सही जवाब है डेसिबल। यहाँ पे विवरण दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ध्वनि की प्रबलता या शोर को मापने के लिए डेसिबल इकाई का उपयोग किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे कान है वो 60 डेसिबल तक शोर को सुन सकते हैं। कितना? 60 डीबी। इससे ज्यादा का अगर शोर होता है तो हमारे कानों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट मापने की इकाई क्या है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के हिसाब से आप अपना जवाब देंगे। इसका जो सही आंसर है वो है आपका एम्पियर। विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग किया जाता है। चलिए, किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसको किस में मापते हैं हम लोग? एम्पियर में मापते हैं। तो एम्पियर इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? प्रश्न को फिर से सुनेंगे। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो आपके ऑप्शन सामने दिए गए हैं, जिनमें से सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। यह प्रतिबल और विकृति का अनुपात है जिसे पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में व्यक्त करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति जिसे एसआई सिस्टम भी कहते हैं, ये कब लागू की गई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 1960, 71 या फिर 1980 या फिर 1991। इसका जो सही जवाब है वो है आपका 1971। मापन में एक रूपता लाने के लिए सन 1971 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एसआई पद्धति को स्वीकार किया गया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? प्रश्न फिर से सुनेंगे। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका कैलोरी। किस में मापते हैं भैया? कैलोरी में मापते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। भोजन से मिलने वाली जो ऊर्जा को पोषण विज्ञान में क्या कहते हैं हम लोग? कैलोरी कहते हैं। यही इसका सही जवाब था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ज्योति फ्लक्स। इसका थोड़ा सा और डीप नॉलेज मैं आपको देता हूं। ज्योति फ्लक्स किसी प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित दृश्य प्रकाश की कुल मात्रा की माप होती है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दाब जिसे हम लोग प्रेशर कहते हैं, दाब के मापने की इकाई क्या है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जूल, वाट, पास्कल या फिर डाइन। इसका जो सही जवाब आपका होगा वो है आपका पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है भैया? पास्कल होता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, जिसे हम पास्कल में मापते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। रेडियो धर्मिता की इकाई किसके नाम पे रखी गई है? अल्बर्ट आइंस्टीन है, मैडम क्यूरी है या रदरफोर्ड है या आइजैक न्यूटन है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी के रेडियो धर्मिता के क्षेत्र में योगदान के कारण इस इकाई का नाम क्यूरी रखा गया है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं दोस्तों। जड़त्व जिसे इनर्टिया भी कहते हैं का मापन क्या है? अर्थात कह सकते हैं कि जड़त्व के मापने की इकाई क्या है? तो जड़त्व को मापने के लिए किसका यूज करेंगे?
द्रव्यमान का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे भैया? द्रव्यमान का यूज करेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य किसमें मापी जाती है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, जिसे हम वेवलेंथ भी कहते हैं, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का मापन जो किया जाता है वो एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, और एंगस्ट्रॉम को ए बना के ऊपर ऐसे बिंदु बना के प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो यह है आपका प्रथम नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और न्यूटन का प्रथम नियम यह कहता है कि वस्तु अपनी स्थिति में तब तक बदलाव नहीं करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसका सही जवाब होगा प्रथम नियम। अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरी को मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई क्या है? अर्थात जो बड़ी दूरियां होती हैं उनको मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग हम करते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्या इसका आंसर प्रकाश वर्ष है, या पारसेक है, या खगोलीय इकाई है, या नॉटिकल मील है? तो भैया इसका जो सही जवाब है वो है आपका पारसेक। अर्थात पारसेक के द्वारा खगोलीय दूरी को मापने का कार्य किया जाता है। पारसेक लगभग एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, जिसे लाइट ईयर भी बोलते हैं हम लोग। यानी ये भी कई बार आपके पेपरों में प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक पारसेक का मान कितना होता है प्रकाश वर्ष में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। वायुमंडल में बादलों के तैरने का भौतिक कारण क्या है? आप देखते होंगे कि वायुमंडल में हमें बादल तैरते हुए दिखाई देते हैं, जिसका रीजन क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए। क्या निम्न दाब के कारण ऐसा होता है, क्या निम्न घनत्व के कारण ऐसा होता है, या उच्च ताप के कारण होता है, या निम्न वेग के कारण होता है? तो भैया इसका जो सही जवाब है वो है आपका निम्न घनत्व। अर्थात जब घनत्व कम होता है तो जो बादल होते हैं वो हमें तैरते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, बादलों के जल कणों का घनत्व हवा से कम होने के कारण जो बादल होते हैं वो वायुमंडल में तैरते हुए दिखाई देते हैं। अगले प्रश्न पे चलें। समुद्र में तैरते समय बर्फ का टुकड़ा जिसे हम लोग आइसबर्ग भी कहते हैं, बर्फ के टुकड़े को क्या कहते हैं भैया? आइसबर्ग। इसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? इसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? ऑप्शन है आपके 1/9 भाग, 1/10 भाग, या फिर 1/2 भाग, 1/4 भाग। तो भैया इसका जो सही जवाब है वो है आपका 1/10 भाग। कैसे भैया होता है? तो देखिएगा यहाँ पे आप, बर्फ का घनत्व पानी से थोड़ा कम होता है, इसलिए उसका 90% जो भाग होता है, अर्थात 90% भाग है वो पानी के अंदर रहता है, और 10% भाग जो होता है वो पानी के ऊपर रहता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि अगर 100% लिया जाए तो ऊपर 10%, तो 0 कैंसिल आउट, तो कितना बचता है? 1/10%, जो कि इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, जब कोई नाव नदी से समुद्र में जाती है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में जाती है तो वह क्या होता है भैया? उसमें थोड़ी ऊपर उठती है, या फिर थोड़ी डूब जाती है, या फिर वैसी ही रहती है, या फिर पलट जाती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका थोड़ी ऊपर उठती है। अर्थात जब कोई नाव नदी से समुद्र में जाती है तो थोड़ा सा ऊपर उठती है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि खारे समुद्री पानी का घनत्व जो होता है वो नदी के पानी से बहुत अधिक होता है, जो नाव को अधिक उछाल पर लगाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, या किस ताप पर होता है? ये प्रश्न आपके पेपरों में बार बार पूछा जाता है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? क्या 0 डिग्री सेल्सियस इसका सही जवाब है, या 100 डिग्री सेल्सियस सही जवाब है, या फिर 4 डिग्री सेल्सियस है, या फिर -4 डिग्री सेल्सियस सही जवाब है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 4 डिग्री सेल्सियस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में
कहीं ना कहीं पूछा जाता है, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सभी में ये पूछा जाता है। तो इसका जो सही जवाब था वो था आपका प्लस के 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। वस्तु की मात्रा अर्थात क्वांटिटी बदलने पर क्या नहीं बदलता है? अगर हम वस्तु की मात्रा को बदल दें तो उसमें ऐसी क्या उपलब्धता रह जाती है जो वो चेंज नहीं होता है? क्या वो उसका आयतन है, या उसका भार है, या द्रव्यमान है, या फिर उसका घनत्व है? तो आपको पता होना चाहिए कि वस्तु का जो घनत्व है वो बदलता नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बर्नौली प्रमेय किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो क्या ये द्रव्यमान पर आधारित है, या फिर ऊर्जा पर, या संवेग पर, या आवेश पर? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऊर्जा। बर्नौली प्रमेय जो होती है वो ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करती है। बर्नौली प्रमेय के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। यह प्रमेय बताता है कि द्रव के प्रवाह में कुल ऊर्जा में क्या क्या चीजें शामिल है आपकी? ऊर्जा में दाब हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया, और स्थितिज ऊर्जा, ये क्या रहती है भैया? स्थिर रहती हैं, अर्थात कांस्टेंट रहती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोहे की सुई पानी पर किस कारण तैरती रहती है? प्रश्न है, लोहे की सुई पानी पर किस कारण तैर सकती है? तो पहला ऑप्शन आपका दिया गया है पृष्ठ तनाव, दूसरा है आपका श्यानता, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण, या चौथा ऑप्शन है आपका विसरण। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही लोहे की जो सुई होती है वो पानी पर तैरती हुई दिखाई देती है। ब्लंटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखना, ब्लंटिंग पेपर अर्थात एक विशेष प्रकार का पेपर होता है जो स्याही को क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता था, सोख लेता है। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है, या किस चीज का उदाहरण? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से जो सही जवाब है वो है आपका केशिकत्व, जिसको कैपिलरी एक्शन भी कहा जाता है। तो अगले प्रश्न में आगे बढ़ेंगे। ध्रुवों पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण अर्थात स्मॉल जी का मान क्या रहता है? घट जाता है, या बढ़ जाता है, या वही रहता है, या शून्य हो जाता है? अर्थात जब हम ध्रुवों पर जाते हैं तो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय त्वरण अर्थात स्मॉल जी का जो मान रहता है वो क्या होता है आपका? बढ़ जाता है। कितना हो जाता है? बढ़ जाता है। और स्मॉल जी के मान की बात करें, स्मॉल जी का मान जो होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कहीं कहीं पर इसकी जो वैल्यू होती है वो 10 के बराबर भी मान ली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शरीर का वजन सबसे अधिक कहाँ महसूस होता है? अर्थात जो हमारा शरीर का वजन है ये सबसे ज्यादा कहाँ महसूस होगा हमें? क्या ये भूमध्य रेखा पर होगा? क्या ये ध्रुवों पर होता है? क्या ये मैदानों पर होता है? क्या ये अंतरिक्ष पर होता है? तो जो इसका सही जवाब है कि शरीर का सबसे ज्यादा जो वजन होता है वो हमें ध्रुवों पर मौजूद, कहाँ पे? ध्रुवों पर महसूस होता है। ठीक है, चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी की तुलना में कितना रह जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी कई बार आपके पेपरों में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है ये। तो चंद्रमा पर व्यक्ति का जो भार होता है वो पृथ्वी की तुलना में कितना शेष रह जाता है? ये रह जाता है आपका 1/6 भाग। कितना? 1/6 भाग। अगला प्रश्न है, ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न को ध्यान से सुने। ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए। क्या एनीमोमीटर के द्वारा मापते हैं, या बोलोमीटर के द्वारा मापते हैं, या बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं, या हाइग्रोमीटर के द्वारा मापते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका बोलोमीटर। अर्थात ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
बोलोमीटर सूक्ष्म ऊष्मीय विकिरण में बदलाव मापने के काम आता है। चलिए अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं, इसका कारण क्या है? ऊनी कपड़े सर्दियों में पहने जाते हैं जिसके द्वारा हमारा शरीर क्या बना रहता है? गर्म बना रहता है। तो इसका रीजन क्या है? तो पहला ऑप्शन आपके सामने है, ताप देते हैं, ताप के कुचालक होते हैं, या हवा को सोखते हैं, या फिर पसीना को सोखते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ये ताप के कुचालक होते हैं। कुचालक जिसे हम लोग इंसुलेटर भी कहते हैं, कुचालक धातु। जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदलता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदलता है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे क्वथनांक कहते हैं, या गलनांक कहते हैं, हिमांक कहते हैं, या ऊर्ध्वपातन कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका गलनांक, अर्थात मेल्टिंग पॉइंट। जैसे बर्फ का पिघलना ये किसके अंतर्गत आएगा? आपका ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया, जिसे हम लोग गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रेफ्रिजरेटर जिसे हम लोग अपनी भाषा में फ्रिज कहते हैं, फ्रिज, ये ज्यादातर सभी के घरों में मौजूद होगा। रेफ्रिजरेटर में तापमान को स्थिर बनाए रखने वाला यंत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन आपका थर्मामीटर है, थर्मोस्टेट है, जनरेटर है, या कंडेंसर है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका थर्मोस्टेट, अर्थात रेफ्रिजरेटर में जो तापमान का नियंत्रण होता है वो थर्मोस्टेट के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का मुख्य कारण क्या है? प्रेशर कुकर, ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि कई बार ये भी एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो ध्यान से प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनने का कारण क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ऑप्शन को आप पढ़ेंगे ध्यान से। ऑप्शन है आपका क्वथनांक का बढ़ जाना, या क्वथनांक का घट जाना, या भाप का ठंडा होना, या कुकर का भारी होना। तो जो इसका सही जवाब है वो है आपका क्वथनांक का बढ़ जाना, अर्थात प्रेशर कुकर में क्वथनांक बढ़ जाता है जिसके कारण सब्जी या दाल या जो भी वस्तुएं होती हैं वो बहुत जल्दी से पक जाती हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो इसका भैया सही जवाब है 6000 केल्विन। कितना होता है? 6000 केल्विन। अर्थात कह सकते हैं कि जो सूर्य की बाहरी सतह होती है जिसे हम लोग फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं, इसका तापमान कितना देखने को मिलता है? 6000 केल्विन। अगला प्रश्न, घड़े का पानी ठंडा रहने का कारण क्या है? जो घड़े का पानी होता है वो गर्मियों में काफी हद तक ठंडा रहता है। तो ठंडा होने का इसका जो रीजन है वो क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो है वाष्पीकरण, अर्थात वाष्पीकरण की क्रिया होती है जिसके कारण जो घड़े का पानी होता है वो ठंडा बना रहता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है? ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 37, अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो इसका जो फ़ारेनहाइट में मान होता है वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस की बात करेगा तो इसका जो सही जवाब है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पानी में अशुद्धि जैसे कि नमक मिलाने पर उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? पानी में अगर कोई अशुद्धि जैसे हम नमक मिला देते तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो इसमें जो सही जवाब है वो है आपका पानी का जो घनत्व है या क्वथनांक है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे देखते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे बिजली में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? अर्थात जो सूरज से निकलने वाली जो ऊर्जा है, जिसे सौर विकिरण भी आप कह सकते हैं, इसको बिजली में बदलने के लिए कौन सा यंत्र लगाया जाता है? क्या यह डायनामो है, क्या ये सोलर सेल है, बैटरी है, या फिर मोटर है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका सोलर सेल।
अगला प्रश्न है आपका, केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ क्या कहलाता है? अर्थात एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो बना पदार्थ होता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं भैया? उसे हम तत्व कहते हैं या एलिमेंट्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायु। वायु को रसायनों की भाषा में क्या माना जाता है? जो एयर होती है इसको रसायन अर्थात केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग क्या कह सकते हैं? तो वायु एक प्रकार का मिश्रण होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें मिली हुई रहती हैं। अमोनिया अर्थात NH3, अमोनिया अर्थात NH3 ये क्या होता है? क्या ये अमोनिया तत्व के रूप में होता है या रासायनिक यौगिक के रूप में होता है या मिश्रण के रूप में होता है या मिश्र धातु के रूप में होता है? तो जो अमोनिया है ये रासायनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? रासायनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। हीरा जिसे डायमंड भी कहते हैं, हीरा किसका शुद्ध रूप माना जाता है? क्या इसका आंसर ऑक्सीजन है, क्या इसका आंसर नाइट्रोजन है या कार्बन है या गंधक है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका कार्बन, अर्थात हीरा किसका शुद्ध रूप है? कार्बन का। विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, ये क्या है? क्या ये एक तत्व है, क्या यह यौगिक है या फिर मिश्रण है या फिर विलयन है? तो जो इसका सही जवाब है, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये एक प्रकार का यौगिक होता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपरों की दृष्टि से। बारूद जिसे गन पाउडर के नाम से भी जानते हैं, बारूद किसका उदाहरण है? तत्व का, यौगिक का, मिश्रण का या फिर गैस का? तो बारूद जो उदाहरण है ये आपका मिश्रण का उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है? मिश्रण का उदाहरण है। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन। ऑप्शन देखकर प्रयास कीजिए आप लोग इसका सही जवाब देने का। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 प्रकार के कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इनमें से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका जो सही जवाब है वो है आपका थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन। चलिए यहीं पे आपको एक ट्रिक बता देते हैं जिसके माध्यम से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को आसानी से याद कर पाएंगे। ईथा पर नाच। ई का मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, पा का मतलब हो गया आपका प्रोटॉन और ना का मतलब हो गया आपका न्यूट्रॉन। ई था का मतलब हो गया आपका थॉमसन। रा का मतलब हो गया आपका रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड की जगह कहीं कहीं पे आपको गोल्ड स्टीन भी मिल जाता है, गोल्ड स्टीन। तो आप ये मत समझिएगा कि गोल्ड स्टीन गलत जवाब है, दोनों नाम मिल जाते हैं, रदरफोर्ड और गोल्ड स्टीन। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन के जो खोजकर्ता थे वो थे आपके जेम्स चैडविक। क्या नाम था? जेम्स चैडविक। इस ट्रिक को आप याद रखेंगे तो कभी भी आप इन पे कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसका सन भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन देखिएगा, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, थॉमसन, न्यूटन, जो भी है आप सही जवाब दीजिए इसका। इसका जो सही जवाब है वो है आपका गोल्डस्टीन, अर्थात प्रोटॉन की जो खोजकर्ता माने जाते हैं गोल्डस्टीन को माना जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? अभी हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया है, आप जवाब देने का स्वयं प्रयास कीजिएगा। जो न्यूट्रॉन की खोज करी थी वो करी थी आपके चैडविक ने। किसने करी थी? चैडविक ने।
सामान्य अवस्था में परमाणु पर कैसा आवेश होता है? सामान्य अवस्था पर परमाणु पर कैसा आवेश होता है? तो सामान्य अवस्था पर परमाणु में कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है, अर्थात यह न्यूट्रल या उदासीन होता है। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। परमाणु भार मापने का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है जिससे परमाणु भार को मापा जाता है, अर्थात इसका जो इंटरनेशनल मानक है वो क्या है? क्या वो ऑक्सीजन 16 है, या फिर नाइट्रोजन 14 है, या कार्बन 12 है, या हाइड्रोजन 1 है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका कार्बन 12, अर्थात C12 के आधार पर जितने भी तत्व हैं उनके मानक तैयार किए गए हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण की संख्या किस पर निर्भर करती है? किसी तत्व के रासायनिक गुण की संख्या किस पर निर्भर करती है? तो भैया ये निर्भर करती है आपके परमाणु क्रमांक पर। किस पर निर्भर करती है? परमाणु क्रमांक पर। सूर्य में ऊर्जा उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? अर्थात सूर्य में जो इतनी सारी ऊर्जा आती है वो कहाँ से आती है? क्या ये विखंडन के द्वारा आती है, या फिर संलयन के द्वारा आती है, या फिर दहन के द्वारा आती है, या फिर रेडियोधर्मिता के द्वारा आती है? तो जो इसका सही जवाब है वो है आपका संलयन, जिसे हम लोग नाभिकीय संलयन के नाम से भी जानते हैं। ये भी प्रश्न आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर की दृष्टि से। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर बनाया गया है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर बनाया गया है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो सही जवाब है वो है आपका नाभिकीय संलयन, अर्थात हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या होता है? जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं इसमें मंदक का कार्य क्या है? तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मंदक है क्या। मंदक एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा किसी भी रासायनिक क्रिया को या तो धीमा किया जा सकता है या तो बढ़ाया जा सकता है। तो मंदन कुछ पदार्थ होते हैं जैसे D2O, जिसे हम लोग ड्यूटीरियम ऑक्साइड कहते हैं। इसके डालने से जो अभिक्रिया तेजी से होती है वो धीरे होने लगती है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा भारी जल। D2O को हम लोग भारी जल भी कहते हैं, या फिर इसका सही जवाब ग्रेफाइट हो सकता है। अगला प्रश्न, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? प्रश्न क्या है भैया? पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो इसका सही जवाब है आपका एंडरसन। किन्होंने खोजा था पॉजिट्रॉन को? एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बाद पॉजिट्रॉन को खोजा था किसने? एंडरसन ने। यह भी प्रश्न आपका बहुत अच्छा। चलिए दोस्तों, आज हमने आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। अगर प्रश्न आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल सिलेक्शन सेतु को खूब सारा प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।